ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। अब हमने कुछ टॉपिक्स जो थे चैप्टर के वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको जो भी कोई इशू लगता है कि यार इस टॉपिक में है तो मेरे को बता देना, मैं आपको जल्दी से वो रिवाइज करा दूँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी को इशू है भाई मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसके अंदर एक ही मेनली एक ही क्वेश्चन बनता है वहाँ पे, है ना, सॉल्ट ब्रिज का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 2 मिल गई थी आपको, दिखाना जरा असाइनमेंट 2। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी को दिक्कत है भाई? मैं इसमें कोई क्वेश्चन रहता हूँ जो लगता हो गया क्या था, उसमें दो हमने बनाए थे, LOAN लोन लिया था, उसके अंदर लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव था। उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, E नॉट सेल विच इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड कौन सा था जिसकी वैल्यू ज्यादा थी? एनोड वो था जिसकी वैल्यू कम थी। एनोड कैथोड पे हो रहा था हमारा रिडक्शन, एनोड पे हो रहा था ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था नर्वस इक्वेशन, कुछ भी बोल दो भाई। उसमें क्या बोला था कि कंसंट्रेशन अदर देन 1m होगी। अगर मेरी कंसंट्रेशन अदर देन 1m होगी तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है जी, कंसंट्रेशन अदर देन 1m होगी तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो कौन क्या इक्वेशन थी वो? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? मोलर कंसंट्रेशन को। वैल्यूज मत लिख देना यार E नॉट सेल वाली, ठीक है, E नॉट वाली वैल्यूज मत लिखना। यहाँ पे एनोड का कंसंट्रेशन, कैथोड का कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आ गया था, ये हमने किया था। ठीक है जी, क्लियर है? और इसके बाद हमने क्या किया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला किया था। उसके अंदर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इसमें E सेल जो था दैट इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या मेरा? E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Kc। एनोड अपॉन कैथोड की जगह हमने Kc लिख दिया था, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो गया E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। दिस वाज द फॉर्मूला जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पढ़ा था। ठीक है जी, क्लियर है? इसके इक्वेशन हमने किए थे। उसके बाद एक और था हमारा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। ये किसके लिए था? गिब्स एनर्जी के लिए। इसका एक और फॉर्मूला भी था, क्या था भाइयों बहनों? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT। आगे क्या था? हाँ, N/F आगे log Kc। तो वहां पे जो आपने बोला नेचुरल लॉग, मैंने उसके अंदर वैल्यू सारी पुट कर दी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? log Kc। ठीक है जी, 2.303 RT अपॉन NF log Kc। अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू, T की वैल्यू, सब वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा? तो आएगा मेरे भाई, यहाँ पे R की T की वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू। 0.0591 अपॉन n log Kc डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT ऐसे एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था ना, डेल्टा NGRT and that was the formula for जी। गलत किए हैं हम। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन log Kc। सही लिखा RT अपॉन log Kc है, RT अपॉन log Kc इनटू log Kc।
2.303 RT log Kc। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े थे, वहां पे मैंने आपको फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में। फैराडे फर्स्ट लॉ, इसकी डेफिनेशन आएगी भैया पेपर में, क्या होता है फैराडे फर्स्ट लॉ, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपॉजिटेड होएगा, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है जी। एंड W इज इक्वल टू क्या था, G into Q, और which is equal to G into I into T। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि W1/W2, अगर मेरे सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे अगर सीरीज में है तो वो किसके कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा डिपॉजिटेड होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये था इस चैप्टर का पूरा ब्रीफ। इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल से हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर आपको देख लेना है, इसमें फॉर्मूला अगर इनोड सेल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, अगर उसमें केसी की वैल्यू दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, राइट। क्लियर है। तो वो देख लेना है कौन से वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है, राइट। अब हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी टेस्ट करता हूं मनी सर, मेरे करना है ऋषभ सर, यार उस पर क्यों क्या मैथ को नहीं पढ़ा उसका, केमिस्ट्री का कल आपके साथ नहीं था वो, आपको स्कूल एक नहीं है। अच्छा, आप दोनों पे क्या है, तो आए आदित्य सेलिब्रिटी है भाई, दर्शन सर, वो अभी से पैसे कमा रहे, पैसे तो आप भी कमा रहे हो। कहाँ से आप मोटे पैसे कमाते हो सर, जेब पे खाली बढ़ी है सर। सही बात है, कंडक्टेंस जानता हूँ। चलिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जी। कंडक्टेंस देखो, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है फिजिक्स में हमने पढ़ा है, रेजिस्टर था, रेजिस्टेंस ही है, वही तो। क्या होता क्या है, किसके फ्लो को, हाँ फ्लो ऑफ करंट को बोलेगा ना, जो रेजिस्ट करेगा, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक बोल रहा हूं सर, ठीक है जी। नहीं पता ही नहीं, बचपन से तो पढ़ के आ रहे हो। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या होता है ना, जो रेजिस्ट कर रहा है। और कंडक्टेंस क्या होगा, उसका ऑपोजिट। ठीक है जी, डेफिनेशन लिखिए कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस, अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे पढ़े थे। NaCl था, है ना, KCl था। KCl हमारा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कोई कह रहा था वीक नहीं होता। चलो लिखो तो, कंडक्टेंस की बात करते हैं। The ease, conductance is the ease with which, conductance is the ease with which current flows through the electrolyte. Conductance is the ease with which the current flows through the electrolyte. Through the electrolyte, right? अब कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस को हम C से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में शायद G से किया गया, which is equal to क्या होगा, 1/r। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, वहां पे नोटेशन सिर्फ डिफरेंट है, G दिया हुआ है वहां पे। C को कंसंट्रेशन आ जाती है ना, तो बट यहाँ पे कंडक्टेंस था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, C इज इक्वल टू क्या कर दिया, इक्वल टू 1/r। ठीक है जी। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स पर ओम। ठीक है, यहाँ पे आप G भी लिख लीजिएगा इसे, अगर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में G दिया गया है,
और यहाँ पे इस बुक में मेरे पास जो है उसमें सी दिया गया है। क्लियर हो गया। अब यूनिट्स क्या होंगे इसके, ओम इनवर्स, ठीक है जी, ये पढ़ा ना, फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीमेंस से, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। क्लियर है, दीज आर द यूनिट्स फॉर कंडक्टेंस। देखो इनकी डेफिनेशन आती है इसलिए लिखा। नेक्स्ट लिखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सीमेंस, SEIESIEMENS, ठीक है जी, लिख लिया। चलिए आगे लिखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। पढ़ा आप लोगों ने फिजिक्स में रेजिस्टिविटी क्या होता है भाई बहनों, रो, वेरी गुड, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो को बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो, it is directly proportional to the length, it is directly proportional to the length यहाँ पे इट की जगह ना रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area, and inversely proportional to area. So R is directly proportional to length and inversely proportional to area, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, R is equal to रो L upon A। अब ये जो रो आ गया, दिस इज रेजिस्टिविटी, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होती है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिक्स रहेगी, ठीक है। अब आयरन है तो आयरन की जो है रेजिस्टिविटी वो फिक्स है, क्लियर है। देखो अब सपोज करो, सिंपल सी कहानी है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर था, मेटल कंडक्टर है, बाद में लिखेंगे, दिस इज अ मेटल कंडक्टर राइट। मैं इसको मैंने कनेक्ट किया ऐसे, तो इसके थ्रू करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। अब जो इसका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे फैंस होते हैं या हम कोई भी लाइट लगाते हैं, उसमें जो वायर होती है वो पतली सी होती है ना। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये डॉक्टर लगा हुआ है, तो ये क्या पतला सा है, पतली तार है, बट यहीं पे एसी की तार जा रही है, एसी की तार का साइज देखो कितना बड़ा है, छोटी साइज है। अब वो क्यों हुआ होगा, क्यों वेरी कर दिया है इसकी थिकनेस, कम हो सर, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। आपने देखा होगा इन्वर्टर की तारें होती है, मोटी होती है और छोटी सी जगह पे रखे होते हैं, मतलब पास रखा होता है, इन्वर्टर भी और बैटरी साथ साथ रखे होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हो जाएगा उतने ज्यादा लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कनेक्ट लगाया तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, क्योंकि ये लेंथ, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई और इसका ये एरिया हो गया। अब इसी कंडक्टर को ऐसे में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, लेंथ कम हो गई, एरिया क्या हो गया, ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। इस केस में सेम ही रहेगी, नहीं सर, नहीं मतलब जो भी वैल्यू आएगी, कुछ भी आने वाला है, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर में तो क्या होएगा, बट रेक्टेंगुलर होएगा तो उसमें फर्क आएगा, समझो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। और रेजिस्टिविटी जो इस सब्सटेंस की है वो फिक्स है। सपोज करो ये आयरन था, तो आयरन की रेजिस्टिविटी वो फिक्स है, किसी भी डायरेक्शन में आप चेक कर लो वो फिक्स रहेगी। किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, वो वेरी नहीं होएगी विद द सब्सटेंस, मेटल टू मेटल वेरी करेगी,
अब रो हो गया ये, यहाँ पे तक क्लियर है भाई बहनों? हाँ जी, तो रो किसके बराबर होएगा? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, लिख सकता हूँ ऐसा, रो इज इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन में आ गया मेरा एल। ठीक है सर, पक्की बात है? इसके यूनिट्स क्या होंगे? आर के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम्स। इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर स्क्वायर, और इसके यूनिट्स मीटर। तो ये यूनिट्स क्या आ गए? ओम मीटर, या क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर। क्लियर है जी? लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ, वेरी गुड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी था और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, ऐसी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है जी, इसे लिखिए। चलिए इसे लिखिए जरा। स्पेसिफिक conductance or conductivity. The reciprocal of specific resistance is called specific conductance. The reciprocal of specific resistance is known as specific conductance. ठीक है जी? The reciprocal of specific resistance is known as specific conductance. It is denoted by kappa. बेटप्पा का बेटा है। ठीक है जी? It is reciprocal of specific resistance known as specific conductance. ठीक है, जिसके जिसके इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम? कापा से, के कापा, राइट। और कापा के इसके बराबर है, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो आ गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा ये? L इंटू आर अपॉन ए, आर इंटू ए। हाँ जी, क्लियर है ये? इसको वैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी, समझ आ गई? 1 अपॉन रो, इसको उल्टा करके लिख दिया L अपॉन आर इंटू ए। 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर क्या लिखा था हमने वहां पे? C और G, दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा, इंटू L अपॉन ए। इसके यूनिट्स क्या होंगे? ओम इनवर्स। इसके यूनिट्स मीटर थे, अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या हो गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कापा। हाँ जी, क्लियर है ये? अभी एक और चीज आएगी। अब L अपॉन ए को भी हम कांस्टेंट लेते हैं, विच इज, लिखिए जरा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट L upon A, L upon A is known as cell constant. L upon A is known as cell constant.
which is denoted by G star, which is denoted by G star. ठीक है जी. अब ये G star कहां से आया वो हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. G star. चलो जी. हाँ जी, क्लियर है ये चीज. अब हम यहाँ पे कापा को उसको क्या लिख सकते हैं, इस कापा को क्या लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू यहाँ पे G आ गया इंटू या C इंटू G स्टार आ गया. लिख सकता हूँ ऐसा. कापा इज इक्वल टू यहाँ पे 1/r की जगह हमने C लिख दिया या 1 या G लिख दिया और L/A को हमने क्या लिख दिया, G स्टार. ये G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और ये C क्या हो गया, कंडक्टेंस, और कापा क्या था, कंडक्टिविटी. लिख लीजिए इसे. ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखिए. स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखना है. कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, conductance of the solution of an electrolyte enclosed in a cell with two electrodes of unit area of cross section separated by 1 centimeter or it is the conductance of separated by 1 centimeter or it is the conductance of 1 centimeter cube of the solution, 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte. बचपन से बोल रहा हूँ. कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट enclosed in a cell with two electrodes of unit area of cross section separated by 1 centimeter or it is the conductance of 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte. ठीक है जी, क्लियर है. ये बहुत सही लिखते हैं. इनकी कॉपी देख रहा था कि पेज से लिखा है, मैं साथ साथ बोल रहा हूं. मतलब कि पेज में अरे लड़कियां भी नहीं पेज में. चलिए ये हो गया. अब उसके बाद डायरेक्टली लिखा दूंगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मोलर कंडक्टेंस. The conductance of all the ions produced by
produced by 1 gram mole of the electrolyte, 1 gram mole of the electrolyte in solution and is denoted as lambda m, which is equal to kappa into 1000 upon C. Lambda m is equal to kappa into 1000 upon C. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे. यही वाला है बस एक फॉर्मूला, बाकी तो सिंपल से है. बाकी तो आप निकाल ही लोगे, आर वाले, जी स्टार वाले, जी वाला. ठीक है, कापा का ये सारे निकल जाएंगे हमारे. तो ये वाला फॉर्मूला लगना है मोलर कंडक्टेंस का. ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स लिख लीजिएगा. ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्या होगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या क्या होएगा? सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल. ये ऐसा यूनिट्स है इसके. कापा इंटू 1000 अपॉन सी. मौसम ही नहीं लेना, तो टेस्ट तबीयत खराब हो जाती है. टेस्ट मेरे मारते ही तबीयत खराब हो जाती है ना. ओके, यहाँ पे ना एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिख लीजिएगा. डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसके डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसे हम लैम्डा ई से डिनोट करते हैं, व्हिच इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन. अब यहाँ पे सी इज रिप्रेजेंटिंग मोलैरिटी. वेरी गुड. यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे सी लिखते हैं, और यहाँ पे सी जो होगी वो क्या होगी? कंसंट्रेशन विच इज नॉर्मेलिटी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यूज होएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ठीक है जी, और इसके यूनिट्स लिख लेते हैं. यूनिट्स आ जाएंगे हमारे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस -1, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस -1, सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस. लैम्डा एम में मोलर कंडक्टिविटी हो गया, और लैम्डा ई इज रिप्रेजेंटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव में यूज होएगा, यहाँ पे नहीं होएगा सब्जेक्टिव में. कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जो मर्जी ले लो, हार्डली मैटर. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी तो एक ही थे ना. यहाँ पे कंडक्टिविटी है, वैसे मोलर कंडक्टिविटी लेंगे हम. मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने क्या लिखा है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहने दो. इंटरचेंजेबली यूज होंगे यार ये बार बार. बात तो वही लैम्डा की बात कर रहा हूँ. अभी क्वेश्चन भी आएगा, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस बताओ. हाउ इट चेंजेस विद डाइल्यूशन. ये क्वेश्चन भी आएगा अभी आपको. मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है विद द डाइल्यूशन. हाँ जी, हो गए. नोट बना लीजिएगा, मैं भी बात ही कर रहा था. नोट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वो कंडक्टेंस मैंने चेंज कर दिया, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ऐसे लिख दिया, अभी लिखता रह, बता दो. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
decreases upon dilution, because the number of current carrying ions, per unit volume of solution, decreases per unit specific conductance or conductance of an electrolyte decreases upon dilution because the number of current carrying ions per unit volume of solution decreases. However, molar conductance or equivalent conductance or equivalent conductance However, molar conductance or equivalent conductance of the electrolyte increases upon dilution. Because of increase in the dissociation of the electrolyte, upon dilution. ओके, चलिए सुनिए जरा, ठीक है सर, आप कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, है ना, वो आप एक ही चीज कर रहे थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस। देखो दो चीजों में डिफरेंस आएगा, एक तो कंडक्टेंस की बात करेगा, दूसरी चीज क्या बात करेगा, ये मोलर कंडक्टेंस की। अब कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस तो कितने इजीली मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट कैरी कर रहा है ना। कंडक्टेंस मैंने सबसे पहली डेफिनेशन यही लिखवाई थी, इज विद विच करंट फ्लो। अब करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, हाँ जी, करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में, आयंस की वजह से। अब इलेक्ट्रोलाइट है भाई, इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज है, आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वही दे आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके अंदर हमने कंडक्टेंस की बात की है, कितने इजीली फ्लो कर रहा है, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। समझ आती है चीज, जितना ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जब मैंने डाइल्यूशन कर दिया, मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, अब डाइल्यूशन पहले गिलास इतना ही भरा हुआ था, उसके बाद इतना भर दिया हमने, या कोई बोतल थी इतना भर दी, तो अब उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस थे पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए, उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अब दूसरी चीज हमने लिया था मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ जरा, लैम्डा इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन सी, सी इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बिल्कुल सही। अब देखो वॉल्यूम, जब मैं डाइल्यूशन करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो लैम्डा एम क्या होएगा मेरा, इंक्रीज करेगा। समझ आया, एक रीजन तो ये हो गया, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लैम्डा एम बढ़ रहा है। दूसरी चीज क्या है, जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उस में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करता जाता हूँ आयंस ज्यादा ब्रेक होते रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस जो हमने लिखा है ना कि नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड वो इंक्रीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज करता है। समझ आ गया जी, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, नोट का ही सेकंड पॉइंट है ये,
ठीक है, नोट में फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कंडक्टेंस और स्पेसिफिक सॉरी कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का लिख ले भाई, आप ही लिख लो, लिखिए जरा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज जनरली एम्प्लॉयड, equivalent conductivity is generally employed in order to compare the generally employed in order to compare the ability of ions to conduct. Full stop. Ions may be monovalent, bivalent, trivalent, etc. Ions may be monovalent, bivalent, trivalent, etc. Bivalent, trivalent, etc. Now, bivalent ions has more charge. Now, bivalent ion has more charge, and consequently, 1 mole of ions have. Consequently, 1 mole of ions have. Consequently, 1 mole of ions have greater conductance than 1 mole of monovalent ions. 1 mole of monovalent ions. 1 mole of ions have greater conductance than 1 mole of monovalent ions. However, when divided by respective valencies, all these ions become equivalent. All these ions become equivalent. All these, when divided by respective valencies, all these ions become equivalent, and a comparison regarding their ability to conduct can be made. Hence, ability to conduct can be made. Regarding their ability to conduct can be made. Hence, equivalent conductivity is regarded better than molar conductivity. Regarded as molar conductivity. क्या रहेगा? Hence, equivalent conductivity is regarded better than molar conductivity. ओके, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी हमने यहाँ पे पढ़ना था।
मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में हम लोग वो चीज करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर बेस सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा कि भैया ये क्या होता है, ठीक है। फाइंड लैम्डा ई, ठीक है जी, क्लियर, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज किसे किसे मालूम है? व्हीटस्टोन ब्रिज फिजिक्स के साथ, चलिए लिखिए मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ फाइनाइट सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी कहानी है, कहानी नहीं लिखूंगा, बस सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा और उसके बाद आगे निकलेंगे। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ फाइनाइट सॉल्यूशन। Measurement of conductivity of finite solution. मनी ठंडा होगा है ना, आदत है। वही है जो लाइक, यस सर। सब खैरियत है? हाँ ओके। जी सर। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ फाइनाइट सॉल्यूशन। देखो कंडक्टिविटी अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना था, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया था। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने यूज किया था टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सब्सटेंस, कुछ भी अननोन कंडक्टर था, अननोन कंडक्टर ना, जिसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया था। पढ़ा था फिजिक्स में, स्ट्रक्चर बताया कैसे निकलता वो भी बताया, और W1 मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 ऐसे करके रिलेशन बनाया था। हाँ कुछ याद करते हैं, चलो चलिए यहाँ पे लिखिए कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू L अपॉन A, ठीक है, विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है जी, ये हमने चीज पढ़ी थी, ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो जब हमने कोई भी रेजिस्टेंस, क्या हुआ यार, ओके भाई। अब देखो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे थे, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का, किसी भी अननोन कंडक्टर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या यूज किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया था, ठीक है जी। यहाँ पे तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज आपके लिए बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज काम कैसे करता था, भाई बोलो, हाँ मेरे बना लो, काम आ जाएगा। बोलो मत यार, एक तो आज इंश्योरेंस से सब बोला वो पीछे वाला जिसके आप बेचारे के साथ जाती करते हैं, क्योंकि यही फिर हम करते हैं, मैं करता हूँ
सर ये करता है, ये बड़ा प्यारा था बच्चा। चलो जी, यहाँ पे ओए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेल लिया और यहाँ पे हमने इसके लिए क्या किया, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इस तरीके से हम इसे बैलेंस करें। अब सुनो, यहाँ पे हमने क्या किया, R1 एक वेरिएबल, आप लोगों ने लैब में देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, वहां पे होता है। अरे प्लस में तो गए थे, किस्मत में नहीं है। सही ओके, चलो देख लो भाई। यहाँ पे क्या होता है, ये वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके अंदर की लगी होती है, तो मैं इसे बैलेंस कर सकता हूँ। R3 और R4 मेरे फिक्स्ड रहेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 जो था, यहाँ पे R2 की जगह मैंने क्या लगा दिया, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका मेरे को निकालना है, उसका जिसमें मेरे को उसका रेजिस्टेंस निकाल। समझ आ गया जी? पहले सुन लो फिर लिख लेना। इसमें हमने P लगाया, P इज द डिटेक्टर। ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, यहाँ पे हम हेडफोन्स यूज करते हैं, और ताकि इस P के थ्रू, इस आर्म के थ्रू कोई भी करंट हमारा फ्लो ना करे। जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है जी, और ये रिलेशन लग जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। मेरे को R2 निकालना था, तो R2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, R1 इंटू R4 अपॉन में क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा, निकल जाएगा। ये मेरे को मालूम है, ये भी मालूम है। यहाँ पे वेरिएबल जो मैंने सेट किया था, वहां से रीडिंग देख के मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ और मेरे को R2 मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तो जो ये R2 है, हम किसका किसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का। अब पहली चीज, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को हम कनेक्ट कैसे करें, पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को हम यहाँ पे कनेक्ट कैसे करें, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हमने इसके थ्रू, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू, सॉल्ट ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू जो मैंने डीसी करंट को पास किया, तो क्या होगा, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैंने NaCl सोल्यूशन लिया था यहाँ पे, और उसके थ्रू मैंने डीसी पास कर दी, तो क्या होगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाएगी, NaOH बन जाएगा। जो कंपोजिशन था वो सॉल्ट का, वो क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया। तो दो प्रॉब्लम आई। पहली चीज क्या थी, पहली प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को मैं कनेक्ट कैसे करूं। ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि जब मैं इसके थ्रू डीसी को पास कर रहा हूं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। क्लियर है? दो प्रॉब्लम समझ में आ गई। पहली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैं कैसे कनेक्ट करूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डीसी पास करूंगा तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब पहली प्रॉब्लम, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल बनाया। ठीक है जी। यहाँ पे स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल बनाया जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। ठीक है जी, जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब देखो, जो कंडक्टिविटी सेल है वो कांच की बोतल जैसा है, उसके अंदर मेरे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी लेंथ भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, समझ लो। तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी फिक्स हो गई, एरिया भी फिक्स हो गया। इसको हमने क्या बोला था, L/A को क्या बोला था हमने, सेल कांस्टेंट। क्योंकि ये वैल्यू क्या है, किसी भी सेल के लिए सेल कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या है, वो फिक्स हो गई। समझ आया? तो ये कंडक्टिविटी सेल बनाया ताकि मैं इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइट डालूं और यहाँ पे कनेक्ट कर दूं। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया जाए, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया बाय यूजिंग स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल्स। क्लियर है? दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ पे हम डीसी यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आ गई जी? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें?
देखो दो प्रॉब्लम बताई थी। पहली प्रॉब्लम क्या आती है हमें, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसे हम कैसे कनेक्ट करें, थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज ही आता है हमारे में, व्हीटस्टोन आता ही नहीं है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कैसे कनेक्ट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे हम डीसी यूज कर रहे थे। डीसी यूज करने से क्या हो रहा था, कंपोजिशन चेंज हो रहा था। ठीक है, पहली प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजॉल्व किया, बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल, और दूसरी प्रॉब्लम को हमने कैसे किया, बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट्स। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उससे हमने क्या किया, उसका जो कंडक्टेंस था या रेजिस्टेंस जो भी हमें निकालना है उसको हम फाइंड आउट कर सकते। समझ आ गया? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, इसे बना लीजिए और मैं लिखवा रहा हूँ आपको कहानियां। कौन सा नहीं बना लीजिए इसे जल्दी जल्दी। सबको मिल गई, किसको किसको रेडी, ये लो, ये वाली दे दो पीछे, एक और दे दो सबको। आपको मिल गई फर्स्ट वाली, सभी को? हाँ दो मिल गई, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सी मिल गई? फर्स्ट लिखा नहीं हुआ। थर्ड वाली की आपको भाई पीछे वाली देखियो, मैडम ने खतरनाक काम किया। थर्ड दे दो ऐसे। हाँ वो नंबर चेंज करें, आपकी दे दो, मैं ठीक करा के देता हूँ। थर्ड वाली नंबर पे जाएंगे तो इधर उधर पेज हो गए ना, फिर वैसे कौन सा करेंगे। भाई और लिख लो, चलो। देखिए, फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जल्दी लिखो। For measuring the resistance of an electrolytic solution, for measuring the resistance of electrolyte solution, two types of problems arise. Two types of problem arise. First is the, देखो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्या कुछ रहेगा, बहुत रेयर है बट फिर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी पास्ड, डीसी कैन नॉट बी पास्ड because it will change the composition of the mixture.
it will change the composition of mixture on account of electrolysis. On account of electrolysis. ठीक है जी, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी पास थ्रू इट, कैन नॉट बी पास because it will change the composition of mixture on account of electrolysis. ठीक है जी, क्लियर है भाई बहनों ये? सेकेंड पॉइंट लिखिए, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज. चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड, solution cannot be connected to the bridge like metallic wire or some other solid conductors. Metallic wire or some other solid conductor. Cannot be connected to the bridge like metallic wire or some other solid conductor. ठीक है जी, क्लियर है? आगे इसके प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व हुई, ऐसे लिख लीजिए, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व. फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग, फर्स्ट प्रॉब्लम इज solved by using alternating current source of power. First problem is solved by using an alternating current source. First problem is solved by using, solved या resolved कुछ नहीं, solve करना, solved by using an alternating current source of power. The second problem can be resolved by using a specially designed cell called conductivity cell, ठीक है जी, क्लियर है? ये वाले ड्रॉ कर लिया आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज जो मैंने बना के दिया हुआ है यहाँ पे, ये ड्रॉ कर लिया. ये वाला फॉर्मूला भी लिख लिया, R1/R2 = R3/R4. R2 निकालना था, दैट विल बी R1/2 R4/R3. ठीक है जी. अब यहाँ पे चलो L/A लिख लिया. L/A समझ में आ गया आपको कैसे सेल कांस्टेंट हुआ, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट करना है, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी. ठीक है जी. और सेल कांस्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? सेल कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa upon C. kappa upon C. kappa upon C. हाँ जी, क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, खत्म हो गया ये. एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया, कौन से वाला था? लैम्डा इक्वल टू kappa into 1000 upon C. बस यही फॉर्मूला लगना है सारी जगह. चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल
resistance of conductivity cell filled with resistance of a conductivity cell filled with 0.1 M KCl 0.1 M KCl solution is 100 ohm ठीक है रेजिस्टेंस दे दी इसने मुझे if the resistance of same cell if the resistance of the same cell when filled with 0.02 M KCl solution is 520 ohms. Calculate the conductivity and molar conductivity. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.0 M KCl solution. Conductivity and molar conductivity of 0.02 M KCl solution. Conductivity of 0.1 conductivity of 0.1 M KCl solution is 1.29 Siemens per meter. ठीक है जी 1.29 Siemens per meter. ये भैया एनसीईआरटी का बड़ा सॉल्ड एग्जांपल है. ठीक है जी एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल. चलिए कैसे होएगा ये क्या हो गया. हाँ जी देखो इन्होंने दिया क्या हमें चलिए देखो अब हमें क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है. पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा. उन्होंने पहले हमें बोला रेजिस्टेंस किसका 0.1 सॉल्यूशन का R of 0.1 M solution of KCl कितना दिया है 100 ओम. उसके बाद उन्होंने बोला कि 0.02 M solution of KCl उसका रेजिस्टेंस जब हमने वो डाला तो वो कितना हो गया भैया 520 ओम्स. ठीक है जी. और उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 कापा की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी दी हुई है 1.29 सीमेंस पर मीटर दिया ना नहीं मीटर इनवर्स दिया है ना एक ही बात है. हाँ जी क्लियर है ये बोलो भाइयों. अब मेरे को क्या चाहिए था देखो उन्होंने क्या किया क्वेश्चन को समझिए. मेरे पास एक ट्यूब थी मतलब मैंने सेल एक कंडक्टिविटी सेल लिया. उसके अंदर मैंने क्या किया पहले 0.1 M KCl सॉल्यूशन डाला उसका रेजिस्टेंस निकाला वो कितना आया 100 ओम्स आया. उसके बाद मैंने उस सॉल्यूशन वो जो कंडक्टिविटी सेल था उसके अंदर क्या डाला 0.02 M का सॉल्यूशन डाला और उसका रेजिस्टेंस कितना आया मेरा 520 ओम. अब मुझे जो सेल मैंने कंडक्टिविटी सेल लिया उसकी वैल्यू तो मालूम ही नहीं है उसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है. तो मैं क्या करूंगा पहले वाले से कि पहले वाले का उन्होंने क्या दिया मुझे रेजिस्टेंस भी दे दिया कंडक्टिविटी भी दे दी. ठीक है कंडक्टिविटी दे दी इन्होंने और रेजिस्टेंस भी दिया. फॉर्मूला था मेरे पास. अब सपोज करो आप फॉर्मूला भूल गए क्या था. अब आप क्या करोगे R = ρL/A ये फॉर्मूला था बचपन में. यहां से आप निकाल सकते हो. ठीक है जी. क्या निकालना है मेरे को L/A क्या होता है सेल कांस्टेंट. ठीक है जी. अब रो की वैल्यू इन्होंने नहीं दी R की वैल्यू दे दी मुझे. R की वैल्यू है अब रो की वैल्यू नहीं है. रो की जगह में इन्होंने क्या दिया मुझे
कापा, कापा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू L अपॉन A। लिख सकता हूँ ये, यहाँ से L अपॉन A निकाल लेता हूँ, तो L अपॉन A विच इज सेल कांस्टेंट, ये किसके बराबर होएगा? R इंटू कापा के बराबर। R की वैल्यू कितनी है? कापा की वैल्यू कितनी है? कितना आ गया? यहाँ से ओम और सीमेंस रहेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेल कांस्टेंट की वैल्यू मीटर इनवर्स। ठीक है जी, हाँ जी। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? बातें कर ले। फोन चला रहा हूँ। देख भाई, सिंपल सी कहानी है। मैंने जब पहले वाली कहानी सुनाई थी, याद है? एक कंडक्टिविटी सेल था, उसके अंदर मैंने जब 0.1 एम केसीएल डाला तो 100 ओम रेजिस्टेंस दे रहा था। उसके बाद मैंने 0.02 एम सॉल्यूशन केसीएल का डाला, तो उसका कितना हो गया रेजिस्टेंस? 520 ओम्स। कापा की वैल्यू गिवन थी। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे सेल कांस्टेंट वाला, मेरे को सपोज कर लिए भूल गया। ये वाला फॉर्मूला तो मालूम है, ये वाला याद रख लेना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मेरे को क्या करना है, जो कंडक्टिविटी सेल था उसका मेरे को सेल कांस्टेंट चाहिए, ताकि मैं दूसरे वाले की कंडक्टिविटी निकाल सकूं। मैंने फॉर्मूला लिया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए मुझे चाहिए था, R की वैल्यू इसने दे दी 100 ओम्स। अब कापा दिया है, अब कापा और रो में क्या फर्क, क्या क्या रिलेशन था? रो की जगह 1 अपॉन के लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे L अपॉन ए विल बी इक्वल टू R इंटू कापा हो जाएगा। R की वैल्यू मालूम है, कापा की वैल्यू मालूम है, आ जाएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? लिख लो इसे। अब सेल कांस्टेंट आ गया भाई मैंने। अब मेरे को क्या करना है, उसने क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अनदर सेल। दूसरे वाले सेल की भी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या से आएगा, क्या वैल्यू आएगी अगर मैं इसे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं? L अपॉन A, इसको मैंने बोला था G स्टार, दैट विल बी इक्वल टू 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, 1.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर, सॉरी 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। मैंने इसे सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल दिया। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? हाँ जी, क्या चाहिए? कापा। इस दूसरे वाले सेल के लिए कापा चाहिए। कापा का फॉर्मूला क्या था? R इंटू क्या हो जाएगा? L अपॉन ए जी स्टार था। हाँ हाँ भाई करो बेटा। अब कापा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए। ऐसे सही है? अब 1 अपॉन R कितना है यहाँ पे? 1 अपॉन 520, और L अपॉन ए कितना है मेरा? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ओम आ गया। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है इसे सॉल्व करने पे? 1/520 इंटू 1.29 कितना आएगा ये? 2.49 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 2.49 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ जी क्लियर है? अब मेरे पास कापा भी आ गया। फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, लैम्डा एम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कापा इनटू 1000 अपॉन सी। कापा की वैल्यू कितनी होती है? कापा की वैल्यू दी हुई है हमें,
2.49 into 10 raised to power -3, 1000 को 10 raised to power 3 लिख देता हूँ। अब कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है? 0.02 m। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 124.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द आंसर। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। एक यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, लैम्डा इज इक्वल टू kappa into 1000/c, उसमें सेंटीमीटर ही रखना है, मीटर नहीं रखना है। यहाँ पे मेरा मीटर आ रहा था तो मैंने उसे किस पे कन्वर्ट किया है? सेंटीमीटर में। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट होके यही एक फॉर्मूला बार बार रिपीट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली वाली क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें एक ही फॉर्मूला लगाएंगे आप। ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू kappa into 1000/c, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद एक जो बचेगा मेरा, दैट इज कोलबर्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को मोस्ट 99% चांसेस है कि हम इसे खत्म कर देंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दो आपके होमवर्क हैं, वो वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क है, बैटरी एंड करोजन। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं नहीं कराऊंगा भैया आपको। अगर कोई भी डाउट होएगा वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये थ्योरेटिकल है, इसके अंदर समझने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस है, रिएक्शंस आपको याद करनी है और टेस्ट में ये पक्का मिलेगी। ठीक है, संडे जो टेस्ट होएगा हमारा, उस टेस्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है जी, लेड स्टोरेज बैटरी का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो घर पे हमारे इन्वर्टर लगा होता है उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की, ये वाला क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ठीक है जी, क्लियर है?